हाय दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा फिर से एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आपका सवाल होगा, मैंने एक हफ्ते से कोई भी मूवी एक्सप्लेन क्यों नहीं की। दोस्तों, एक सप्ताह पहले मुझे एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिली थी, वो भी 8 महीना पुरानी वीडियो पे, जिसका नाम था झुंड। इस वजह से मेरा चैनल एक सप्ताह के लिए बंद किया गया, यानी कि पोस्टिंग अपलोडिंग किसी भी तरीके का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर सका। लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वह है दृश्यम 2। मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो 7.8 की IMDb रेटिंग है। दोस्तों, इस मूवी की शब्दों पे नहीं बल्कि दृश्यों पे ध्यान दो, क्योंकि शब्दों में झूठ छुपने की जगह ढूंढ लेता है, लेकिन दृश्यों में नहीं। सवाल ये नहीं है कि आपके सामने क्या है, सवाल ये है आप क्या देख रहे हो। मूवी की शुरुआत में हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम था रॉनी भाई, जो अपनी कार की लाइट जलाकर सिग्नल देता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड, जो अपनी बोर्ड पर दूसरा सिग्नल देता है और लाइट को जलाकर। डेविड रॉनी के पास आकर माल देता है और काम छोड़ने को कहता है, साथ ही अपना पैसा मांगता है, लेकिन रॉनी यह कहकर वहां से जाता है कि तेरा पैसा तेरे को बाद में मिलेगा। डेविड माल से भरे बैग को लेकर वहां से भागता है, जहां उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान रॉनी डेविड के हाथ मारा जाता है कि तभी पुलिस वहां आ जाती है। डेविड पुलिस से बचता हुआ भागता है, जहाँ डेविड विजय को जमीन में कुछ दाब कर बाहर आते देखता है, जिसके हाथ में फावड़ा है। दोस्तों, ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी है 2 अक्टूबर 2014 की, जिसे विजय सालोगर का परिवार आज तक नहीं भूल पाया। डेविड अपनी पत्नी मैरी के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, जहाँ मैरी कहती है, तूने किसी का खून किया है क्या? कि तभी पुलिस डेविड के घर को चारों तरफ से घेर लेती है। डेविड खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद हमें 7 साल बाद यानी कि आज का दिन दिखाया जाता है, जहाँ विजय अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, जो अपनी खुद का थिएटर खोल लेता है और बहुत ही जल्दी खुद की फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहा था। जहाँ विजय और उसका परिवार बहुत खुश रहते हैं, वहीं उसका पड़ोस शिव अपनी पत्नी जैनी को शराब पीकर मारता है। नन्ही के कहने पर विजय शिवा को जाकर समझाता है और शिवा वहां से चला जाता है। विजय जैनी से शिवा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने को कहता है कि पुलिस अच्छे को सुधार देती है, और ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में जाकर विजय को पता चलता है उनसे मिलने महेश देशमुख आए हैं। महेश देशमुख IG मीरा के पति और सैम के पिता हैं। सैम वह लड़का है जिसे अंजू ने मार दिया था। आज तक पुलिस भी ये पता नहीं लगा पाई कि सैम की बॉडी कहाँ है। महेश विजय से कहते हैं कि हम अपने बेटे की अस्थियां उसकी शांति के लिए गंगा में प्रवाह करना चाहते हैं। उसके लिए तुम हमें सैम की बॉडी कहाँ है बता दो। मैं ये बात अपनी पत्नी मीरा को भी नहीं बताऊंगा। विजय महेश के हाथ जोड़ता है और कहता है कि मैं चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, कहकर वहाँ से चला जाता है। प्रोड्यूसर खान विजय से मिलने आते हैं और कहानी के बारे में बात करते हैं। विजय उनसे कहता है, सर मैंने अपनी कहानी कईयों को सुनाई, लेकिन मुझे और उन्हें कहानी की एंडिंग पसंद नहीं आई। विजय उन्हें कहानी की एक नई एंडिंग सुनाते हैं जो उन्हें बहुत पसंद आती है। इसके बाद विजय कब्रिस्तान के गार्ड से जाकर मिलते हैं और साथ ही उनकी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे देते हैं। दूसरी तरफ 7 साल बाद डेविड जेल से रिहा होता है और अपनी पत्नी मैरी के पास जाता है। मैरी डेविड को खाना देती है कि तभी उसका बेटा उसके पास आता है। डेविड अपने बेटे को बुक देता है और उससे पूछता है कि तू कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। जब मैरी कहती है कि इसे मैं ही पढ़ाती हूँ, ये स्कूल नहीं जाता। तेरे लोन की किस्त भरते भरते मेरा घर बिक गया, मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं इसे पढ़ाऊंगी कैसे। डेविड ये सब सुनकर वहाँ से जाता है कि ये सब मैंने ही बिगाड़ा है, तो मैं ही ठीक करूंगा। दूसरी तरफ मीरा को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी सैम की जन्मदिन की वीडियो देखती है। महेश मीरा के पास जाता है और उसे सब कुछ भूलने को कहता है कि 7 साल हो गए हैं। जहाँ मीरा कहती है, महेश मैं उसकी माँ हूँ, 7 साल तो क्या 7,000 साल भी हो जाए तो भी मैं नहीं भूल पाऊंगी कि मेरे बेटे का खून हुआ है। विजय टॉनी के साथ शराब पीता है। टॉनी वह व्यक्ति है जो विजय की फिल्म में हीरो का काम करने जा रहा है। वास्तव में टॉनी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का गार्ड है। टॉनी विजय से कहता है, सर आपकी कहानी किसी ने चुरा ली तो? जब विजय कहता है, मैंने उन्हें कॉपीराइट देने के लिए स्टोरी की कुछ बुक छपवा दी जो किसी लाइब्रेरी में पड़ी है। नंदिनी विजय को कॉल करती है और कहती है, बारिश बहुत हो रही है और हम अकेले हैं। जहाँ विजय नंदिनी से जैनी को घर बुलाने के लिए कहता है। नंदिनी जैनी को अपने घर बुलाती है, फिर वह दोनों बातें करते हैं। जहाँ नंदिनी जैनी से कहती है, जैनी तुम मंजू के लिए लड़का बता रही थी, क्या हुआ उसका? जब जैनी कहती है, दीदी उन्होंने मना कर दिया, पूरे शहर में बातें हो रही हैं, अंजू का किसी लड़के के साथ चक्कर था। विजय भाव ने उन दोनों को एक साथ देखा, इसलिए उस लड़के को मार दिया। जहाँ नंदिनी गुस्से में आकर सैमी के बारे में बुरा भला बोलती है, वह लड़का ही बुरा था और रुक जाती है। अंजू को उस रात एक सपना दिखाई देता है, जहाँ वे देखती है पुलिस उसके घर के पीछे खुदाई कर रही है, जहाँ उन्हें एक बॉडी मिलती है। ये सब देखकर अंजू डर जाती है और अपने पापा को आवाज लगाती है। जहाँ अंजू अपने मम्मी पापा को बताती है कि दीदी को फिर से अटैक पड़ा है और वह डॉक्टर को बुलाते हैं। जहाँ डॉक्टर कहती है कि अन्नू फिर से 7 साल पुरानी बीमारी में चली गई है, थोड़ी भी स्ट्रेंज उसे हानि पहुंचा सकती है। डेविड काम की तलाश में कैंटीन के मालिक से बात करता है कि मैं मैरी का पति हूँ, मेरे लिए कोई काम हो तो बताना। वे डेविड को विजय से मिलवाते हैं। विजय डेविड से कहता है कि अभी तो काम नहीं है, लेकिन तुम अगले हफ्ते आकर मिलना, शायद कुछ कर सकूं। डेविड विजय के बारे में सोचता है, साथ ही उस पुलिस स्टेशन को देखता है। दूसरी तरफ नंदिनी
नंदिनी चैनी के साथ बैठकर बातें करती है और बातें ही बातों में नंदिनी सैमी की बातें करने लग जाती है और ये बात चैनी अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है, क्योंकि हकीकत तो ये है खतरा अभी तक टला नहीं बल्कि उनके साथ है। इंस्पेक्टर सावंत आईजी तरुण का फोन आता है। वह गायतोंडे को अपने साथ लेकर आईजी तरुण के घर जाते हैं। वास्तव में आईजी वह जीनियस है जो ये जान लेता है किसके दिमाग में क्या चल रहा है। इन्होंने सातिर से सातिर कातिल को सलाखों के अंदर भेजा है, इसीलिए विजय का केस आईजी तरुण को दिया जाता है। आईजी तरुण गायतोंडे से कहते हैं कि तुम अकेले हो जो विजय के केस में सही हो। तुम 2 और 3 अक्टूबर के बारे में क्या जानते हो? जब गायतोंडे कहता है सर सब कुछ याद है, मैं अपनी बीवी का जन्मदिन भूल सकता हूँ लेकिन 2 और 3 अक्टूबर नहीं, क्योंकि आज मैं सस्पेंड ही उसी की वजह से हूँ। क्या सावंत कहते हैं सर बिना बिना एविडेंस के हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि तभी आईजी मीरा वहाँ आती है और वह उन्हें एविडेंस देती है। वे जैनी और शिवा को बुलाती है। जहाँ ऑफिसर सावंत कहते हैं कि ये तो विजय के पड़ोसी हैं। मीरा उन्हें बताती है ये विजय के पड़ोसी हैं लेकिन हमारे पुलिस ऑफिसर के सब इंस्पेक्टर हैं। मुझे पता चला विजय अपनी सामने वाली जमीन बेच रहा है। मैंने वह जमीन इन दोनों के नाम ले ली। जैनी ने विजय के पूरे घर में माइक लगा दिए हैं। वो जो भी बातें करते हैं वह सब हम सुन सकते हैं। जैनी नंदिनी की बातें सबके सामने सुनाती है, जिससे उन्हें यह पता चल जाता है कि बॉडी विजय ने ही छुपाई है और वो भी अगले दिन यानी कि 3 अक्टूबर को। लेकिन कहाँ छुपाई है ये खुद नंदिनी को भी नहीं पता। आईजी केस की जांच फिर से करवाते हैं। आईजी तरुण विजय के केस को देखकर ये समझ जाते हैं कि विजय ने बॉडी 1 घंटे के अंदर दफनाई है, वो भी अपने घर के आसपास ही। लेकिन कहाँ, ये जानने के लिए वे उस इलाके के दूध वाले पेपर वाले से पूछताछ करते हैं, क्योंकि ये लोग सुबह जल्दी उठकर काम करते हैं। किसी ने तो विजय को देखा होगा वास्तव में, और वे उन लोगों से जाकर फिर से पूछताछ करते हैं। साथ ही वे विजय के केस में बताने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम रखते हैं। वे विजय के पड़ोसी से जाकर मिलते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि उसने विजय को जाते हुए तो नहीं लेकिन 4:30 बजे के करीब घर आते हुए देखा था, क्योंकि उस रात उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी और वह उनके लिए अस्थमा लेने के लिए गया था। सावंत और गायतोंडे उस रास्ते पे जाते हैं जिस रास्ते विजय आया था, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कब्रिस्तान जहाँ हजारों कबर दफन थी। अगले ही दिन आईजी तरुण विजय के घर जाते हैं। वह गार्डन को देखते हैं कि तभी अंजू की नजर आईजी तरुण पे जाती है। वह डर जाती है। आईजी तरुण विजय की पत्नी और बच्चों से मिलते हैं। आईजी तरुण नंदिनी से कहते हैं कि मुझे आपके पति से कुछ बातें करनी है। जब नंदिनी मना कर देती है, वह अभी घर नहीं है। आईजी तरुण कहते हैं कि मैं यहाँ बैठकर उनके आने का इंतजार करता हूँ। वे सब बहुत डर जाते हैं। आईजी तरुण उनसे कहते हैं पुलिस से वही लोग डरते हैं जिन्होंने या तो चोरी की हो या फिर खून, क्योंकि उन्हें अपने पकड़े जाने का डर होता है। हमारी मुलाकात आपके पति से जल्दी होगी कहकर वहाँ से चले जाते हैं। नंदिनी की पड़ोसी जैनी नंदिनी के पास आती है। वह नंदिनी से कहती है कि दीदी पुलिस चर्च की तरफ बॉडी को ढूंढने गई है। पुलिस का कहना है कि विजय बाबू ने बॉडी चर्च में ही छुपाई है। नंदिनी विजय को फोन करती है और घर बुलाती है। नंदिनी और विजय एक कमरे में बात करते हैं। नंदिनी विजय से बॉडी के बारे में पूछती है और कहती है कि पुलिस अब जांच क्यों कर रही है। जहाँ विजय कहता है नंदिनी ये जांच तब तक चलेगी जब तक हम जिंदे हैं। जैनी और शिवा ये सब माइक के द्वारा सुनते हैं। नंदिनी विजय से बॉडी के बारे में पूछती है। विजय मना कर देता है। नंदिनी कहती है क्या तुम्हें मुझ पे भी भरोसा नहीं है। जहाँ विजय कहते हैं नंदिनी मैं हमेशा अपने दिल और दिमाग में से अपने दिमाग की सुनता हूँ और मेरा दिमाग यह कह रहा है मैं तुम्हें चाहकर भी ये नहीं बता सकता, कहकर वहाँ से चला जाता है और कैंटीन में जाकर बैठ जाता है। डेविड कैंटीन में आता है। वह विजय को देखता है और विजय के पास जाता है। जब विजय कहता है कि माफ करना भाई, आपकी नौकरी की बात मेरे दिमाग से निकल गई। डेविड कहता है कि विजय भाऊ मुझे नौकरी मिल गई। कि तभी एक सिपाही विजय के पास आता है और उसे साथ चलने को कहता है कि ऑफिसर आ गए हैं। जहाँ कुछ लोग बातें करते हैं कि विजय का केस फिर से खुल गया है। पुलिस ने विजय की 2 और 3 अक्टूबर की रात को केस के बारे में बताने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। डेविड ये सब सुनता है। विजय इंस्पेक्टर सावंत से जाकर मिलते हैं। वे सावंत से कहते हैं कि आईजी साहब को मिलना है तो मुझे बता देते, मैं खुद आकर उनसे मिल लेता। जब सावंत कहता है कि विजय वे सिर्फ फैमिली की तरह से मिलने गए थे, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। डेविड विजय को पुलिस थाने से निकलता देखता है। डेविड अपने उस वक्त को याद करता है जब वह पुलिस से छुपता हुआ विजय को फावड़े के साथ निकलता हुआ देखता है। डेविड अपनी नौकरी पे न जाकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वह आईजी से विजय ने बॉडी कहाँ छुपाई है बताने के 25 लाख रुपए मांगता है। गायतोंडे डेविड को मारता हर जगह के बारे में पूछता है। जब डेविड कहता है कि आप मुझे मार दो लेकिन मैं जगह के बारे में नहीं बताऊंगा, ये मार 7 साल से खा रहा हूँ, इसकी आदत हो गई है मुझे। मीरा डेविड को 25 लाख रुपए देती है। डेविड उन्हें 3 अक्टूबर की रात की अपनी सारी कहानी बताता है कि उस रात मुझसे भी एक खून हुआ था और पुलिस से छुपते हुए मैंने विजय को बॉडी इसी जगह छुपाते ही देखा जिस जगह आप खड़े हो, क्योंकि तब पुलिस स्टेशन कंटेंशन का काम चल रहा था। एसपी आईजी तरुण को खुदाई की परमिशन देते हैं और अगले ही दिन खुदाई शुरू की जाती है। साथ ही डेविड को बॉडी मिलने तक पुलिस स्टेशन में ही रोका जाता है। कैंटीन से छोटू पुलिस स्टेशन चाय लेकर जाता है, लेकिन उसे बाहर से ही चाय लेकर
देकर भेज दिया जाता है। जहाँ महेश उससे पूछते हैं कि आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। जहाँ छोटू कहता है पुलिस स्टेशन में खुदाई का काम चल रहा है। काफी खुदाई के बाद उन्हें हड्डियां मिलती है। वह हड्डियों को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए निकालते हैं। विजय अपने कैमरे में देखता है कि पुलिस चौकी से हड्डियों को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लेकर जा रहे हैं। ये खबर मीडिया में आ जाती है कि पुलिस स्टेशन में बॉडी मिली है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी की उम्र 20 साल, मरने की वजह सर पर चोट लगने से हुई थी। साथ ही डीएनए टेस्ट की जाती है, जिसके लिए मीरा और महेश का खून सैंपल लिया जाता है, जिसके आधार पर कोर्ट विजय और उसके परिवार से 8 घंटे की पूछताछ करने की अनुमति देता है। जहाँ विजय की वकील विजय और उसके परिवार से पुलिस के सामने कुछ न बोलने को कहती है। पुलिस विजय और उसके परिवार से पूछताछ करती है कि तभी मीरा वहाँ आती है। मीरा नंदिनी से कहती है कि आपने तो हमें सब कुछ बता दिया है। नंदिनी समझ नहीं पाती। मीरा नंदिनी और जैनी के बीच हुई बातों को उनके सामने सुनाती है। विजय और नंदिनी जैनी और शिव को पुलिस की वर्दी में देखकर शौक हो जाते हैं। जब मीरा कहती है तुम बेकसूर होने की एक्टिंग कर रहे थे और ये तुम्हारे पड़ोसी होने की, लेकिन काफी पूछताछ के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है और विजय की फैमिली को टॉर्चर किया जाता है। विजय आईजी के हाथ जोड़ता है कि मेरी बेटी बीमार है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती और विजय गुनाह कबूल करता है। जय आईजी उसकी एक वीडियो बनाते हैं। मीरा आईजी तरुण से विजय के साथ उसके पूरे परिवार को जेल भेजने के लिए कहती है। जहाँ मीरा के पति मीरा को समझाते हैं, लेकिन मीरा नहीं मानती। विजय की खबर हर टीवी चैनल पे दिखाई जाती है और ये खबर प्रोड्यूसर मुराद अली देखते हैं और अगले ही दिन आईजी और मीरा से जाकर मिलते हैं। वे उन्हें बताते हैं मेरी पहली मुलाकात विजय से 2016 में हुई थी और उसे अपना नाम विजय सालोगा नहीं बल्कि विजय गोलेकर बताया था। उसने मुझे एक कहानी सुनाई। उसकी कहानी इतनी अच्छी थी कि मैं राजी हो गया और विजय ने मुझे 10 लाख रुपए एडवांस देने के लिए और फिल्म को खुद प्रोड्यूस करने को कहा था। साथ ही उसकी एक शर्त थी कि फिल्म तब तक नहीं होगी जब तक उसकी कहानी पूरी ना हो जाए। विजय ने इस कहानी को बड़ी बारीकी से लिखा है, लेकिन इसकी एंडिंग अभी बाकी है जो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। वह मीरा और आईजी को पूरी कहानी शुरू से सुनाते हैं और रुक जाते हैं। उसे कहते हैं मैं और विजय इस कहानी की एंडिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, इसलिए हमारी कहानी कोई और न चुरा ले। इसलिए विजय ने कॉपीराइट देने के लिए उसकी कुछ बुक छपवा दी और वो बुक मेरे नाम पर है। साथ ही उसके बिल भी मेरे नाम पर है क्योंकि विजय ने पेमेंट कैश में की थी। दोस्तों इस बुक का नाम था दृश्यम। विजय को कोर्ट में ले जाया जाता है, जहाँ विजय की गुनाह कबूलनामा वीडियो को दिखाया जाता है। जहाँ जज विजय से पूछते हैं क्या ये गुनाह तुमने किया है। विजय हाँ बोलता है। जब विजय की वकील कहती है कि ये बयान विजय ने पुलिस के दबाव में आकर दिया है। साथ ही खुदाई में मिली हड्डी की रिपोर्ट तैयार की जाती है और वह रिपोर्ट समीर की नहीं बल्कि किसी और की होती है, क्योंकि विजय जानता था एक दिन पुलिस बॉडी को ढूंढ लेगी। झूठ शब्द से बोला जाता है लेकिन दृश्य से नहीं, इसलिए विजय ने वैसी ही बॉडी को ढूंढना शुरू कर दिया जिसकी मौत सर पर चोट लगने से हुई। विजय ने उसे पैसे देकर वह बॉडी ले ली। जिस व्यक्ति को विजय अपनी फिल्म के लिए हीरो के तौर पर ले रहा था वह गार्ड फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का था। विजय उसे दोस्ती करता है, शराब पिलाता है और उसके बेहोश हो जाने के बाद वह उन हड्डियों को बदल देता है, क्योंकि वह जानता था जांच में वह पकड़ा जा सकता है। विजय की वकील जज को बताती है जिस केस के आधार पर पुलिस विजय को गुनाहगार साबित कर रही है वो कोई केस नहीं, वो एक किताब की कहानी है जिसके आधार पर पुलिस विजय को गुनाहगार साबित कर रही है। जज विजय को वाजिब बरी करती है। साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट पे कार्रवाई की जाती है। विजय की वकील जज से कहती है कि हम इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने के लिए गोवा कोर्ट में दाखिल दे रहे हैं, तब तक पुलिस विजय और उसके परिवार को फिर से परेशान न करे। आईजी तरुण को जज की तरफ से फटकार लगाई जाती है कि तुम एक किताब की कहानी के आधार पर किसी को गुनाहगार ठहराने जा रहे हो। इस केस की सारी जिम्मेदारी आईजी अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि वे जानते थे विजय या तो पूरी तरह हारेगा या पूरी तरह जीतेगा। कुछ दिन बाद विजय सैम की अस्थियां एक चिट्ठी के साथ मीरा के घर के बाहर रख देते हैं, जिसे मीरा का पति महेश देखता है, जिसमें लिखा था तुमने जो मांगा था तुम्हें वो मिल गया, मुझे और मेरे परिवार को भूल जाओ। महेश और मीरा उन अस्थियों को जल में प्रवाह करते हैं। मीरा को लगता था कि वह विजय और उसके परिवार पर नजर रख रहे थे, लेकिन विजय उन्हें देख रहा था। दोस्तों यहाँ पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। विजय अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहता है। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? यदि मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तब तक के लिए थैंक